हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो गाइज, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका ये जो हमारा क्लास फोर्थ होने वाला है, इस पे आज हम क्या क्या देखेंगे। आज अपन देखने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या चीजें आती है, क्या क्या कवर करेंगे, तो आज के क्लास में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। ये सारे पॉइंट्स हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? क्या होता है, हमारे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स बेटा मिल करके काम करते हैं। क्या बोला मैंने? सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स मिल करके काम कर रहे हैं और वो एक सिस्टम बन जाता है। फिर उसी को क्या बोलते हैं अपन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलके बना है। माउथ, ईसोफेगस, फिर आगे जाएंगे तो स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा क्या बना है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही सेल के अंदर एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किन किन चीजों से मिलके बना है? वो अगेन चार चीजों से मिलके बना है, जो अपन देखने वाले हैं चारों चीज। सबसे पहले इसमें आ जाता है भाई ईआर। क्या? ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इसके बाद आ जाती है गोल्जी बॉडीज बोलो, गोल्जी एपरेटस बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, कुछ भी बोलो चलता है, ठीक है। कौन आ जाता है भाई इसके बाद? गोल्जी एपरेटस। फिर तीसरे नंबर पर आता है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। और फिर वैक्यूल। तो ये चारों लोग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। की ये जो चारों के चारों लोग ना साथ में मिलकर के काम करते हैं। देखो कैसे, क्या बोला है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये एक ग्रुप है किसका भाई? ऑर्गेनेल्स का, हुज फंक्शन कोऑर्डिनेट, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्किंग टुगेदर फॉर वेरियस सेल प्रोसेस। बहुत सारी सेल के प्रोसेस के लिए ये लोग साथ में काम करते हैं। और ये साथ में काम कौन कौन से ऑर्गेनेल्स करते हैं भैया? ईआर करता है, एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। ये चारों लोग मिल करके काम करते हैं, एक सिस्टम बनता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब आपको पता है सेल में इसके अलावा, जैसे कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट, एक कौन है? क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम, यस, ये लोग भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं, बट does not include in the endomembrane system, क्योंकि ये लोग जो मिलकर के काम कर रहे हैं उसमें ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अपन इनको उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन अपन ये चारों चीजों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं ईआर से। किससे? ईआर से, कि भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर है क्या। आपको पता होना चाहिए, पता तो ऑब्वियसली होगा भी, कि इस तरीके से बेटा हमारा सेल होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के बाहर। तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, वहां से कुछ ऐसे रेटिकुलेट स्ट्रक्चर निकल करके आता है, मतलब उसी से कनेक्टेड होता है। समझ रहे हो? ये इस तरीके से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ये जरूरी नहीं एक हो, इससे ज्यादा होते हैं भैया, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और ये इवन ये यहां से निकल करके दूसरे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां तक के अटैच भी होते हैं। तो ये हमारे आउटर मेम्ब्रेन से क्या है? अटैच है। ऐसा कुछ रेटिकुलेट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, ट्यूब जैसा, छोटे 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 ट्यूब जैसा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को तो हम ईआर बोल रहे हैं। बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो क्या बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? एक नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? पूरा एक नेटवर्क बनाता है। किसका भाई? नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। कहां पर बना रहा है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर बना रहा है। देन कहा? यूकैरियोटिक सेल में, ऑब्वियसली विजिबल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि हमको काय से देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलता है। देखो ये जो भी सिचुएशन है, ये जो अपने को, वेट एक मिनट, क्या हो गया? ये जो भी सिचुएशन अपने को देखने को मिल रही है, यहां पर देखो, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से जूम करके बनाऊं, ये देखो, तो इसके अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्पेस किसकी स्पेस है? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म की स्पेस है।
किसकी स्पेस है? साइटोप्लाज्म की। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, और ये सेल तो हमारा काफी बड़ा है, ये भी बाहर क्या है, ये क्या है, बाहर साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर भी क्या लिया है इसने? साइटोप्लाज्म की स्पेस लिया है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो ईआर के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल। क्या? ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि वो कहां है? इनसाइड। किसके इनसाइड भैया? इनसाइड ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोला हमने? ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। और ऑब्वियसली जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम ईआर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तभी हम ऐसे शब्द यूज करते हैं भैया कि देखो इसने क्या कर दिया है। अभी ये ईआर क्या करता है? सिंपल से दो पार्ट में साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कि डिवाइड कर देता है। एक जो कि ईआर के अंदर जो स्पेस है, और दूसरा बाहर जो स्पेस है। जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे अपन? ल्यूमिनल ईआर, और जो बाहर है वो क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ईआर। अब क्या होता है कि कुछ कुछ यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं कहीं क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पर अपन इसको दो इसमें डिवाइड कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई अब ये जो ईआर है ना, कौन? ईआर, या तो ये होगा रफ ईआर या तो ये होगा स्मूथ ईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हम देख करके आए हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे ईआर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ईआर है इसमें राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा? रफ रफ स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? रफ। जैसे कि भाई कोई साड़ी है, साड़ी में ऐसी बारीक 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 वो लगी होती है ना डिजाइन, तो जब अपन उस पे ऐसे हाथ फेरते हैं तो हमें रफ लगता है और बाकी दूसरी जगह स्मूथ लगता है। तो जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? आर ई आर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम? एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऑब्वियसली जो आर ई आर है वहां पर कौन प्रेजेंट है? वहां पर बच्चों राइबोसोम प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। और राइबोसोम का काम क्या होता है? इसका सबसे मेन काम ही क्या है? इसका सबसे मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये भैया प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? आर किस में काम में आता है? फिर वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, देन अब ये जो आर प्रोटीन बनाता है तो एस भी तो कुछ करता होगा। तो एस क्या करता है? ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। किसका? लिपिड का सिंथेसिस करता है। वही लिपिड जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वही क्या हुआ भाई? एसईआर क्या बना रहा है? हमारा लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। आरईआर क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, बिकॉज वहां पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा कि ये जो न्यूक्लियर की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली ये बाहर वाली मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन से क्या कनेक्टेड है हमारा? यस, मेम्ब्रेन बाउंड है जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी अंदर जो साइटोप्लाज्म है हमने उसको क्या बोला? ल्यूमिनल। और जो बाहर है उसको क्या बोला? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब इसको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम हमने दो इस पे डिवाइड कर दिया। एक बोला हमने आरईआर और एक बोला एसईआर। आरईआर का क्या काम है भैया? वो प्रोटीन बनाता है। और एसईआर किसका सिंथेसिस करता है? वो बनाता है लिपिड्स। क्या बनाता है? लिपिड्स। तो इस तरीके से कुछ उसका स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलता है और ये कुछ वो फंक्शन करते हैं। देन अब हम आ जाते हैं ऑब्वियसली भाई ये देख लेते हैं। देखो ये कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट है। ये अंदर हमारा ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोलस। ये बाहर की ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से ही क्या हमारा भैया ईआर अटैच होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन से क्या होता है? वो अटैच्ड होता है। देन अब बात करेंगे हम गोल्जी एपैरेटस की। गोल्जी एपैरेटस को सबसे पहले किसने देखा बेटा? कैमिलो गोल्जी ने। कब?
1898 में सबसे पहले किसको देखा, किसने देखा? गॉल्जी भैया ने इसको देखा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी बॉडीज, जो बोलना है आप लोग बोल सकते हो। आखिर ये क्या है, कहां पर प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है कि इस तरीके से सेल, और ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी प्रेजेंट थी। तो ये न्यूक्लियस के पास ही कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इस सिंगल स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? सिस्टर ने। क्या कहते हैं? सिस्टर ने। ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या है भैया? सिस्टर ने बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे अपन? सिस्टर ने। ऐसे सिस्टर ने का पूरा स्टॉक देखने को मिलता है हमको, बंच देखने को मिलता है। जब इसको स्टेन करते हैं तो काफी डार्क कलर हमको देखने को मिलता है। तो भाई ये बंच में ऐसे प्रेजेंट है, ये अलग अलग शेप का भी हो सकता है, ट्यूब्यूल शेप का, डिस्क शेप का, ऐसे हमको ये इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डिस्क, ट्यूब्यूल एंड ऑल जैसे स्ट्रक्चर्स हमको इसको देखने को मिलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। अब देखो यहां पर एक्चुअल होता क्या है। अब मैं इसको बाहर निकाल करके बनाता हूं कि भाई ये किस तरीके से हमको दिखाई देगा, आखिर ये वो किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि कुछ ऐसे वेसिकल्स आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी वेसिकल्स ऐसे आते हुए और इधर से निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला है कि ये जो वेसिकल्स एक तरह से यहां पर अटैच होते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, तो हमको इसके दो फेजेस देखने को मिलते हैं, फेसेस देखने को मिलते हैं, फेजेस नॉट फेसेस, हमको दो फेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके दो फेस होते हैं, एक फेस को अपन बोलते हैं बेटा सिस फेस और दूसरे को बोलते हैं ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। गोल्जी एपरेटस जो कि न्यूक्लियस के पास हमको दिखाई देता था, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके सिंगल सिंगल इसको हमने क्या बोलते हैं? सिस्टर ने। ऐसे बंच में प्रेजेंट होता है, स्टॉक एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये सारे अरेंज होते हैं। ठीक है, सो अब ये अरेंज होते हैं तो एक इधर वाला हमको एंड देखने को मिल रहा है और एक इधर वाला एंड, मतलब दो फेज देखने को मिल रहे हैं। हम बोलते हैं एक इधर वाला फेज और एक इधर वाला फेज। तो जो इधर वाला फेज है इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। और इधर वाले को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। जो कि ये कॉन्वेक्स और ये कैसा होगा भैया? कॉनकेव। ठीक है, अब इस फेस को अपन फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। कौन सा फेज? फॉर्मिंग फेज। और ये जो इधर वाला फेज है इसको अपन मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेज। क्या फॉर्म हो रहा है, क्या मैच्योर हो रहा है, ये सारा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होगा। लेकिन अभी बस इतना समझो, अब भी हम थोड़ी देर में देखने वाले ये सारी चीजें कैसे होती है एग्जैक्ट, अभी अपने को इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें तो भाई फंक्शन भी इसके काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन बेटा ये मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। और मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? पैकेजिंग करने का काम करता है। क्या पैकेज करता है? क्योंकि कोई भी चीज क्या होगी, सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना हुआ प्रोटीन या वहां पर जो फॉर्म हुआ है वो कहां पर आता है? वो आता है किसके पास? गोल्जी बॉडीज के पास। तो जो गोल्जी बॉडीज के पास यहां पर आ रहा है वो किस फेस से आता है? वो आता है सिस फेस के थ्रू, और जाता कहां से भैया? ट्रांस फेस के थ्रू, वहां से वो मैच्योर होकर के चले जाता है। इतना आपको समझा तो मैं आगे बताता हूं एक्चुअल सारी चीजें वर्क कैसे कर रही है। देखो क्या होता है कि मैं ये सेल बना लिया मैंने, सेल में इधर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो RER है, ठीक है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है, और उसके राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से क्या बनाएगा? वो प्रोटीन बनाएगा। तो ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और हमारा ये ठीक है, ये यहां पर कौन बैठा है भैया? गोल्जी बॉडीज बैठा हुआ है, ये गोल्जी एपरेटस बैठे हुए। देन अब क्या होता है कि ये जो राइबोसोम यहां से बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा भैया? वो प्रोटीन बनाएगा। ये इसने बना लिया प्रोटीन। लेकिन जब ये प्रोटीन बनाता है
तो ये क्या करता है, इसको वेसिकल्स में पैक कर देता है। वेसिकल्स में क्या करता है, पैक करता है। वेसिकल्स क्या होता है, कुछ नहीं, एक मेम्ब्रेन बाहर होती है और अंदर उसमें जो भी चीज है वो पैक कर दिया जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, एक वेसिकल्स बनाई मेम्ब्रेन की और उसके अंदर क्या भर दिया, प्रोटीन भर दिया। ठीक है, ये प्रोटीन किसने भरा, ये भरा है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां राइबोसोम प्रेजेंट है, वो प्रोटीन बना रहा है और उसके द्वारा बनाया गया प्रोटीन उसने वेसिकल्स में भर दिया और वो भेज दिया जाएगा किसके पास, गोल्जी बॉडीज के पास, गोल्जी एपरेटस के पास। और आपको पता है कि गोल्जी एपरेटस का ये सिस फेज है, क्या है, सिस फेज है। और सिस फेज में ये यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर आते हैं ये वेसिकल्स और ये इसके साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब फ्यूज होने के बाद ये गोल्जी बॉडीज उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन बोलो या पैकेजिंग बोलो, वो करने का काम करेगा। क्या करेगा, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करने का काम करेगा। कौन, गोल्जी बॉडीज। और जैसे उसका काम हो जाता है वो इस फेज से क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है। इस फेज से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, होगा उसको प्रॉपर पैकेज करेगा, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो सारी चीजें करेगा। और ये वाला फेज जो कौन सा फेज है, ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज है, वहां से वो क्या हो जाएगा भैया, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। ये काम होता है सिस फेज का और ट्रांस फेज का। तो ये देखो सब लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। ईआर ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन कहा गया, गोल्जी बॉडीज में गया, उसने उसको पैकेज किया। अब ये हो सकता है ये प्रोटीन पूरी तरीके से बन गया तो ये किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज दे, सेल मेम्ब्रेन में भेज दे या सेल के बाहर भेज दे, ये प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने क्या किया भैया, काम किया। बोलते हैं कि ये जो हमारा गोल्जी बॉडीज है ये हमारा नहीं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने में भी काफी ज्यादा अमाउंट में ये लोग बनाते हैं, हेल्प करते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, क्योंकि सारी पैकेजिंग उसकी कहां पर होती है, यहां पर होती है। जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है यानी कि जो ऐड किया जाता है क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स, वो कहां पर, इसी में, किसमें, गोल्जी बॉडीज में ही उसको ज्वाइन किया जाता है और फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज दिया जाता है। क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे प्रेजेंट थे, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में वो इस तरीके से प्रेजेंट थे। क्लियर है यहां तक के। तो हमने क्या क्या देख चुके हैं, हमने भैया अभी तक के क्या देखा है, अभी तक के अपन ने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले कि इस तरीके से है, एंड ऑल सारी चीजें देखी, क्या क्या बात करें। फिर हमने बोला कि उसी से यहां से निकला हुआ, अरे कहां गया, नीचे है क्या, ओके, यहां से निकला हुआ प्रोटीन कहां पर जाता है, गोल्जी बॉडीज में, उसकी फर्दर पैकेजिंग मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब यहां से आगे कहां जाएगा भैया, वो जाएगा लाइसोसोम के पास। कहां जाएगा, लाइसोसोम के पास। तो इस तरीके से कुछ हमारा क्या होता है, गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सिंगल सिंगल को हम क्या कहते हैं, इसको सिस्टरने बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टरने। ये देखो यहां पे वेसिकल्स आके इससे क्या होंगे, फ्यूज होंगे और इधर से क्या हो जाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है, देन अब आ जाते हैं लाइसोसोम की तरफ। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कुछ भी नहीं है। लाइसोसोम जो हम बोलते हैं ना बेटा, गोल्जी बॉडीज क्या कर रही है, पैकेजिंग कर रही है। पैकेजिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, बोले पैकेजिंग की स्पेलिंग गलत हो गई लगता है, PACKA, पैकेजिंग, ओके, जैसा भी है ठीक है, मेरे को स्पेलिंग आती है। सो गोल्जी बॉडीज क्या कर रही है, पैकेजिंग कर रही है। तो पैकेजिंग की प्रोसेस के दौरान ही एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बनता है। क्या बनता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बनता है। कौन बना रहा है ये, अल्टीमेटली कौन ही बना रहा है, गोल्जी बॉडीज बना रहा है। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ये जो वेसिकल है, इसी को अपन क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लाइसोसोम। बहुत इजी है लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन कौन सा है, ये एंजाइम का काम सिंपल ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कौन कौन से है, हो सकता है कि ये एंजाइम प्रोटीएज हो, क्या हो, प्रोटीएज हो सकता है कार्बोहाइड्रेज हो, ठीक है, हो सकता है लाइपेजेज हो। मतलब ये क्या करेंगे भाई, डाइजेस्ट करते हैं। ये सिंपल क्या करते हैं, ये लोग डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। डाइजेस्ट इन द सिंपल ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं।
तो ये इसके अंदर जो एंजाइम होता है, जैसे कि भाई बाहर से हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि हमने कोई भी खाया, उसमें अगर लिपिड का मॉलिक्यूल है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो कहां पर आएगा, उसको कहां भेज दिया जाएगा, वेसिकल्स में पैक करके इस लाइसोसोम के अंदर। वो लाइसोसोम के अंदर आएगा और लाइसोसोम उसको क्या कर देगा, पूरा ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, और वो उस छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को वापस से हमारा सेल क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो सिंपल ये कहां बनता है भाई, ये हमको ध्यान में होना चाहिए कि प्रोसेस, पैकेजिंग की प्रोसेस के दौरान ही गोल्जी बॉडीज के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनता है, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि भाई प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेजेस और लाइपेजेस, ये सारे एंजाइम्स हमको वहां देखने को मिलते हैं। देन अब आ जाते हैं हम वैक्यूल्स की तरफ। किसके तरफ, वैक्यूल्स की तरफ। तो वैक्यूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्लांट सेल का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है वैक्यूल, ठीक है। बोलते हैं कि प्लांट सेल की अगर अपन बात करें तो प्लांट सेल में लगभग 90% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। कौन, वैक्यूल लगभग 90% जगह सेल के अंदर की खा लेता है। अब वैक्यूल में आखिर होता क्या है, क्या करता है, ये जो वैक्यूल है ना, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, हमारा वैक्यूल है। इसके अंदर चीजें स्टोर होती है, क्या होती है भाई, स्टोर्ड फॉर्म में चीजें रखी जाती है। क्या होगा इसके अंदर, हो सकता है वाटर हो सकता है सेल सैप हो, यानी कि वही वाटर के साथ और जो न्यूट्रिएंट मिक्स हो, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर क्या होते हैं भाई, स्टोर्ड होते हैं। मतलब जो सेल के लिए काम का नहीं है, जो हेल्प का काम का नहीं है, वो सारे का सारा कहां स्टोर होता है, इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। अब ये जो वैक्यूल के लेयर है, हम बोल रहे हैं ना बाहर की ये जो लेयर है बेटा, ये जो वैक्यूल के बाहर की जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, लेयर है, किसकी, वैक्यूल की लेयर को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अब ये इसका काम बहुत अच्छा है, काम इसका बहुत अच्छा है। देखो हमने क्या बोला, ये हमारा वैक्यूल की लेयर है, टोनोप्लास्ट। कौन है ये, टोनोप्लास्ट। ये पता होना चाहिए बेटा, ये पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है। क्या कराती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपने पिछला क्लास पढ़ा है तो क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने का सिंपल सा मतलब यह है कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, लो होगा। लेकिन ये सारी चीजें अंदर ले लेगी, लेकिन इसके बाद अब सिचुएशन क्या बनेगी, इसके बाद बेटा सिचुएशन ये बनेगी कि वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। भाई किसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, वाटर या कोई भी मिनरल्स, कोई भी जो भी हमारे सॉल्यूट्स वगैरह है, उसकी हम बात कर रहे हैं। कहां पर, ये देखो ये पूरा सेल है, सेल के अंदर ये वैक्यूल है। तो ये साइटोप्लाज्म में एक समय ऐसा आएगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, साइटोप्लाज्म में लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, और वैक्यूल के अंदर वो मॉलिक्यूल्स, वो सॉल्यूट, वो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद भी ये एटीपी खर्च करके, एनर्जी खर्च करके बाहर से अंदर की तरफ चीजों को क्या करेगी भाई, ट्रांसफर करेगी। कौन, टोनोप्लास्ट। कौन, टोनोप्लास्ट का काम यही है कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या करेगी, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगी, ठीक है, ट्रांसफर। जिसकी वजह से हमको यह देखने को मिलता है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर कम और अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। किसके अंदर भाई, वैक्यूल के अंदर उन चीजों का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अब कुछ चीज होती है जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है हमको। किसमें देखने को मिलता है भैया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि हमको अमीबा में देखने को मिलता है। किसमें, अमीबा में, जो उसको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कैसे करता है, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा
के अंदर जो वैक्यूल है वो वाटर को क्या कर लेगा, बाहर से पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को अंदर ले लेगा और फिर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो भी बाहर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, मूव कर जाएगा, जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, अमीबा जैसे चीजों में देखने को मिलता है। एक और चीज जो भाई प्रोटिस्ट होते हैं कि नहीं, प्रोटिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं। क्या करते हैं, इंगल्फ। इंगल्फ करने का सिंपल मीनिंग बोले तो गटक जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्या कर जाते हैं, गटक जाते हैं। जैसे कि ये है, तो ये बाहर से कोई भी आने वाली चीज को क्या कर लेते हैं, अंदर इंगल्फ कर लेंगे, तो अब वो कहां दिखेगी, अंदर दिखेगी। और इसी को इन्होंने क्या बोलते हैं फिर भैया, फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसी को अपन, फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है फूड को क्या करेंगे, वो लोग इंगल्फ करेंगे। फूड को जब उन्होंने इंगल्फ किया तो वो अंदर आ जाएगा और उसको अपन क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, प्रोटिस्ट और मैनी अदर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने चार चीजें हमारी कंप्लीट की है। कौन कौन सी है वो चारों चीजें, सबसे पहले हमने बात स्टार्ट की थी भाई, बोला कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपन देखेगा। क्या देखेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखना शुरू किया तो बोले कि ये जो सिस्टम है चार ऑर्गेनेल से मिलकर बना है। कौन कौन से, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल। फिर वन बाय वन हमने इन सारे लोगों को देखना शुरू किया। अच्छा, इन लोगों को छोड़ दिया कि भाई ये काम नहीं करते, ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। तो हमने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, बोला कि आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, कुछ ऐसा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर्स बनाता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर। देन बोल दिया कि भाई वहां पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, आरईआर, और नहीं है तो स्मूथ आरईआर, मतलब स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या बोलेंगे, लैमिनल, और जो बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा लैमिनल। ये यहां तक के हमने बात की। फिर हमने बोला कि भाई प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पर हमने इसको आरईआर और एसईआर बोला, जो कि आपको पता है अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और एसईआर में क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है। जो कि कुछ बोला कि ये देखो यहां पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, हमारे ईआर प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं गोल्जी एपैरेटस की तरफ। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया और इसलिए उन्होंने अपने ऊपर उसका नाम रख दिया। बोले कि भाई कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देता है, सिस फेज, ट्रांस फेज यहां पर फॉर्मिंग होता है, इधर से मैच्योरेशन होकर के निकल जाता है। क्या मैच्योर होकर आता है भैया, जो यहां से प्रोटीन बना है वो यहां पर एंट्री लेगा और इधर से क्या कर जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा। फिर उसको टारगेटेड साइट पे कहीं पे भी छोड़ दिया जाएगा। वही टारगेट साइट कुछ भी हो सकती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर, उसका काम कहीं पर भी हो सकता है। देन फिर ये इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर्स देखे। फिर भाई हमने लाइसोसोम के बारे में बात किया, कैसे लाइसोसोम बनता है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर हमने बात की वैक्यूल की, बोला कि वैक्यूल में 90% स्पेस, भाई मतलब सेल के अंदर 90% स्पेस वैक्यूल ही खा जाता है। बाहर की लेयर टोनोप्लास्ट बोला, टोनोप्लास्ट क्या करती है, बाहर से एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराती है, मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रही है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाती है। फिर उसके बाद की हमने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि अमीबा में देखने को मिलता है, और प्रोटिस्ट में जो हमको फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। इस सारी चीजें हमने बात की। मैं लास्ट में हमारे वीडियो को फिर से वही बोलना चाहूंगा, इसके नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, तो प्लीज आप उसे क्या करो भाई, उसे नोट्स पढ़ो और वहां पे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।